जादुई घड़ा दुकान। एक समय की बात है। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वो बहुत ही अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। उसकी गांव में एक बर्तनों की दुकान थी। उसके बनाए बर्तनों की सभी लोग तारीफ किया करते थे। उसके बनाए घड़े तो ऐसे थे कि जिनमें गर्मियों में पानी ठंडा रहता था। दूर दूर के गांव से लोग उसकी दुकान से बर्तन खरीदने आते थे। भाई वाह, बर्तन हो तो रामू कुम्हार जैसे। हाँ हाँ भाई साहब, रामू कुम्हार के हाथ की बनाई सुराही का पानी तो गर्मियों में ऐसा ठंडा रहता है मानो फ्रिज का पानी हो। रामू का काम ठीक चल रहा था। रामू दिल का भी बहुत अच्छा था। वो जितनी बन सके लोगों की मदद किया करता था। अरे श्यामलाल, ऐसे नंगे पांव क्यों घूम रहे हो? क्या करूं रामू भाई, मेरे जूते टूट चुके हैं और मेरे पास जूते खरीदने को पैसे नहीं हैं। अरे श्यामलाल, तो मुझसे पैसे ले जाओ। ये लो पैसे और जूते खरीद कर जूते पहनकर घूमो। जुग जुग जियो रामू भाई, जुग जुग जियो। रामू नित्य नेम से भगवान का पूजा पाठ भी किया करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक गांव में बहुत तेज बारिश हुई और बाढ़ आ गई। बाढ़ में गांव की सभी दुकानें डूब गई। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो रामू का हुआ, क्योंकि उसके सभी मिट्टी के बर्तन खराब हो गए और साथ ही वो जगह भी जहां वो बर्तन बनाया करता था। हे भगवान, तू मुझे किन पापों की सजा दे रहा है? मेरा तो सब कुछ उजड़ गया। अब मैं क्या करूंगा? रामू दुखी होकर नदी किनारे बैठकर रोने लगा। हे जल देवी, तूने ही मेरा सब कुछ नष्ट किया है। अब मुझे भी अपने आगोश में ले ले। रामू की बात सुनकर जल देवी नदी में से अपने हाथों में एक कलश लेकर प्रकट हुई। क्या बात है बच्चा, क्यों परेशान हो? रोना बंद करो। ये लो बेटा, ये घड़ा अब अपनी दुकान में जाकर रख दो। हमेशा इस घड़े को अपनी दुकान पर ही रखना। इससे तुम्हारी दुकान की बरकत दिन रात बढ़ती जाएगी और तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी बच्चा। जाओ, रोना बंद करो। धन्यवाद जल देवी, मुझे तो बस इतना चाहिए कि मैं फिर से काम कर सकूं और मेहनत करके अपनी दुकान फिर से खड़ी कर सकूं। रामू जल देवी द्वारा दिया गया कलश लेकर गांव वापस आ गया और उसने फिर से अपना काम शुरू किया। रामू ने उस जादुई घड़े को अपनी दुकान में एक जगह स्थापित कर दिया। देखते ही देखते रामू की दुकान फिर से सज गई और रामू के बर्तन फिर से बिकने लगे। रामू की दुकान से जो भी बर्तन लेके जाता उसके घर में बरकत आ जाती और उसका घर भरा पूरा रहता। सभी लोग रामू की दुकान को जादुई घड़े वाली दुकान के नाम से जानने लगे। कोकोनट एरोप्लेन। श्रीरंगपुरम नाम के एक गांव में शीतल नाम का एक लड़की रहा करती थी। शीतल की मां हाल ही में गुजर जाती है और शीतल के पापा रमेश दूसरी शादी कर लेता है। उसकी सौतेली मां रानी शीतल पूछने पर भी कुछ पैसे नहीं देती थी। एक दिन जब शीतल स्कूल से वापस आ रही थी तो उसने एक नारियल पानी बेचने वाला का दुकान देख लेती है। भैया, एक नारियल पानी कितने का है? एक देना। एक नारियल 50 रुपए की है। अरे इतना दाम? मेरे पास तो 5 रुपए ही है। निकलो निकलो यहाँ से। पैसे नहीं है लेकिन नारियल पानी चाहिए, नारियल पानी। इतनी चाहत है तो जाकर नल का पानी पी लेना। ऐसा बोलने पर शीतल निराश होकर वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर अपनी सौतेली माँ रानी से ऐसी पूछती है। माँ, मुझे नारियल पानी पीना है। आप मुझे किसी भी तरह 50 रुपए दीजिए। अरे बदतमीज लड़की, पैसे चाहिए तुम्हें? पढ़ना लिखना कुछ नहीं है लेकिन नारियल पानी चाहिए। कान के नीचे एक दूंगी तो दिमाग ठिकाने पे आ जाएगी। अपनी माँ की बातें सुनकर शीतल रोते हुए चली जाती है। कुछ दिन के बाद शीतल की माँ रानी बहुत बीमार पड़ जाती है। जब डॉक्टर आकर देखा तो ऐसा बोला, ये तो साधारण थकान ही है। इनको मैंने दवाई दे दी है,
लेकिन इनको बहुत सारे नारियल पानी का जरूरत है। हो सके तो एक दिन में 10 नारियल पिलाना। ऐसा बोलकर डॉक्टर चला जाता है, लेकिन शीतल के पापा के पास उतने नारियल खरीदने का पैसे तो नहीं है। ये सब सुनकर शीतल घर के बाहर चली जाती है। उसको रास्ते में एक पक्षी दिखाई देती है, लेकिन वह एक पत्थर के नीचे घायल स्थिति में थी और चिल्ला रही थी। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं इस पत्थर के नीचे दब गई हूँ। उसको देखकर शीतल तुरंत उस पक्षी को निकालकर रिहा करती है। तुरंत वह पक्षी एक परी के रूप में बदल जाती है। बाद में वह परी ऐसी बोली, शीतल बेटा, तुमने मुझे मर जाने से बचा लिया है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, मुझे एक नारियल पानी की हवाई जहाज चाहिए जिसमें बहुत सारे नारियल पानी हो। मेरी माँ बहुत बीमार है। ठीक है शीतल, देती हूँ। याद रखना, उसमें नारियल पानी कभी भी खत्म नहीं होगी। ऐसा बोलते ही उधर एक बड़ा नारियल के रूप में एरोप्लेन आ जाती है। शीतल उसे अपने घर को ले जाती है। उसके मम्मी और पापा चौंक जाते हैं। शीतल एरोप्लेन में बैठे ही बोलती है कि नीचे कुछ बकेट और हंडी रखने के लिए। नीचे एक बकेट रखते ही एरोप्लेन से बहुत सारा नारियल पानी आती है और वह ऐसा रोज अस्पतालों में, अपने गांव में और शहर में भी जरूरतमंद लोगों के पास जाकर नारियल का पानी मुफ्त में बांटती है। ये देख शीतल की मम्मी और पापा बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह शीतल की चाहत भी पूरी हो जाती है। बिगफुट ऑटो रेस। नारायणपुर नाम के एक गांव में शांताराम और तुकाराम करके 2 ऑटो ड्राइवर रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त भी थे। दोनों मिलकर ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन खोलते हैं और बस स्टैंड के बाजू में ही उनका ऑटो स्टैंड लगा देते हैं। लेकिन शांताराम को सब जानते थे, तुकाराम को कोई भी नहीं पहचानता। जो भी सवारी आता था शांताराम के ऑटो को ही पूछकर उसमें चले जाते थे। एक दिन शांताराम ने ऐसा बोला, यार तुकाराम, अगले हफ्ते जनवरी 26 है। मालूम है ना कि वह रिपब्लिक डे है। उस दिन सारे देश में झंडा वंदन भी करते हैं। क्यों ना हम भी कुछ अनोखे तरीके से रिपब्लिक डे मनाएं? अरे यार, आइडिया तो बहुत अच्छा है। बोलो क्या करेंगे? यार मैं सोच रहा हूं कि हम एक ऑटो की रेस लगाते हैं। इससे हमारे ऑटो ड्राइवर भाइयों में एकता और दूसरों के सहाय करने का भाव भी बढ़ जाएगा। ऐसा बोलकर शांताराम और तुकाराम सारे ऑटो ड्राइवर्स को बोल देते हैं कि 26 जनवरी को एक बड़ा ऑटो का रेस होगा। उस दिन तुकाराम घर जाते ही ये सोच में पड़ गया कि रेस को कैसे जीतें। वह हर हाल में रेस को जीतना चाहता था, क्योंकि उसको सारे गांव में मशहूर जो होना था, ताकि सारे गांव के लोग उसको और उसके ऑटो को पहचान सके। तभी वह देखा कि उसका बेटा सोमू एक कार से खेल रहा था। उसका बेटा जो बहुत ही बुद्धिशाली था, उसने कार की छोटे पहियों को निकालकर बड़े बड़े पहियों को लगा देता है। तभी उसको देखकर तुकाराम ने ऐसा पूछा, अरे सोमू, ये तुमने क्या किया? कार की असली पहियों को निकालकर बड़े बड़े पहिए क्यों लगा दिया? पापा जी, आपको मालूम नहीं क्या? बड़े पहिए लगाने से गाड़ी अच्छी चलती है। हम बहुत तेजी से जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरी गाड़ी मेरे दोस्तों की सारी गाड़ियों में से बिल्कुल ही अलग है। तभी तुकाराम के मन में एक ख्याल आता है। अगले ही दिन तुकाराम जाकर उसके ऑटो का टायर निकालकर ट्रैक्टर के बड़े बड़े पहिए लगा देता है। जब 26 जनवरी ऑटो का रेस का दिन आया, सभी उस बिगफुट ऑटो को देखकर दंग रह जाते हैं। ट्रैक्टर का टायर लगाने से उसका ऑटो बहुत ही ऊंचा हो जाता है, सारे ऑटो में से अलग दिखता है। शांताराम ने रेस को एक झंडा हिलाकर शुरू कर दिया। तभी तुकाराम का ऑटो सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है और तुकाराम रेस भी जीत जाता है। तभी शांताराम ऐसा बोला, बधाई हो तुकाराम, तुमने बहुत ही अच्छा ऑटो तैयार किया है। ये लो तुम्हारा इनाम 10,000 रुपए।
तब से तुकाराम का बड़े पहिए वाला बिगफुट ऑटो सारे गांव में मशहूर हो जाता है। सभी लोग उसमें सवारी करके मजे करते हैं।